हेलो 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 एंड वेलकम बैक। दिस इज ब्रह्मा जेडबलई क्रैश कोर्स फॉर जेडबलई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट। आज हम लोग करने वाले हैं कवर फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आराम से देखना, चीजों को पॉज कर करके समझना। और इसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं कल ऑरस डिजिटल ऐप के ऊपर। तो सभी लोग आ जाइएगा, मजा आने वाला है। प्यारे क्वेश्चन हैं, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मेरे भाई, फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है, जिसका फिक्स्ड शेप और साइज नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड के दायरे में कौन कौन आता है? फ्लूइड के दायरे में आती हैं गैसेस और लिक्विड्स। जैसा कि मैंने कहा, इसका कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। फ्लूइड की अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो गैसेस की प्रॉपर्टी, आप उनको जितनी स्पेस में छोड़ दोगे वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, और लिक्विड उसको जिस शेप में डालोगे वो शेप ऑक्यूपाई कर लेंगी। वॉल्यूम, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या यूनिट होती है वॉल्यूम की? वॉल्यूम की यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट हो सकती है मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट हो सकती है लीटर। और इनका कन्वर्जन मैंने आपके सामने लिख दिया है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब हमें मालूम है कि सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करें, तो इस प्रकार का कन्वर्जन आएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। क्यूब कर दो दोनों तरफ, रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, या तो एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है। यदि हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर के लिए डेंसिटी होती है 1 ग्राम/cc, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह में, इतनी सी जगह में 1 ग्राम पानी आ सकता है। और यही डेंसिटी बन जाती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर आप एक बक्सा लेते हो 1 मीटर क्यूब का, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही 1 मीटर हैं, उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं चर्चा। रिलेटिव डेंसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन। कई बार न्यूमेरिकल्स में आप ये फॉर्मूला देखेंगे, ये टर्म देखेंगे। ये बेसिकली रेशो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि मैंने कहा, ये रेशो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये रेशो किस किस का है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी भी किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगली चीज आपके सामने आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी किताबों में बिल्कुल एक साथ अदला बदली करके लिख दी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक सिंपल सा सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके बता दो। सवाल कहता है कि एक ऑयल है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 0.8। आपको निकालनी है एब्सोल्यूट डेंसिटी SI और CGS यूनिट में। यदि हम SI यूनिट की बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी, जिसको कि आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप लिख देंगे 1 ग्राम/cc। और रिलेटिव डेंसिटी 0.8 देके रखी है, तो डेंसिटी SI यूनिट में बन गई 1 इंटू 0.8, यानी 0.8 ग्राम्स पर सीसी। हाँ या ना? बिल्कुल। और यदि CGS में आप इसकी बात, सॉरी, यहाँ पे आप 1000 लिखोगे, SI की बात चल रही है, रियली सॉरी, 1000 kg/मीटर क्यूब, तो ये बन गया 800 kg/मीटर क्यूब। और वहीं SI में आप इसको क्या लिख दोगे? CGS में आप इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे 0.8 ग्राम्स/cc। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर है। साइड हट रहा हूं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे PDF आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम एज वेल एज ऑरस डिजिटल ऐप के ऊपर, तो स्क्रीनशॉट लेने की जल्दी में मत रहना। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगली टर्म आपके सामने आ रही है प्रेशर। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन है, तो थोड़ा शांति से समझना। सॉलिड और लिक्विड में अंतर क्या होता है? इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने सॉलिड्स रख दिए हैं। किस प्रकार के सॉलिड्स रख दिए हैं? पर्चियां रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, या तो ईंट रखी हुई है इस तरीके से, है ना, जमी हुई है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये लकड़ी के बड़े बड़े भारी भारी टुकड़े रखे हुए हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ नीचे वाली फर्श पे, नीचे वाली फ्लोर पे प्रेशर लगाएगा, बॉटम पे प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं बात करता हूं एक लिक्विड की, तो लिक्विड अगर किसी कंटेनर में फिल्ड है, या गैस प्रेशर के साथ किसी कंटेनर में फिल्ड है, तो वो
एक्सपांड होने की कोशिश करती है, प्रेशर लगाती है हर डायरेक्शन में। ये अंतर है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। और महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है ध्यान देने वाली, फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू एवरी सरफेस इन द रीजन। जितनी भी सरफेसेस के साथ वो कांटेक्ट में है उन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। प्रेशर को आपने लिख दिया परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने करने की कोशिश की है। इट गोज समथिंग लाइक दिस। अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। प्रेशर जो है ये किस प्रकार की क्वांटिटी है सर? ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स तो सर वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया को भी वेक्टर ट्रीटमेंट हम देते हैं। और आप बता रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स है, तो सर ये तो वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन प्रेशर होती है स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है पास्कल, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी एक यूनिट होती है बार, जिसको आप लिखते हैं 10⁵ पास्कल। अगर मैं एक पास्कल की बात करूं तो ये वो प्रेशर है जो कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगाता है। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। यदि हम बात करें प्रेशर की, चर्चा बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। सुनना ध्यान से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि हमारे ऊपर, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, ये संसार हमारे ऊपर लगा रहा है, ये प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 atm, जो कि हम लोग लिखते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ या ना? एक होता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या भला है? एनीथिंग एक्सेस टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का जो भी प्रेशर है। मान लो कि एक डिवाइस है जिसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है, और उसका टोटल जो प्रेशर है वो है कुछ 5 atm, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर इसने नापा है वो गॉज प्रेशर है। और टोटल प्रेशर क्या बन गया? एब्सोल्यूट प्रेशर बन गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट चेंजेस विद एलिवेशन। गॉज प्रेशर की बात करें तो एक्सेस प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर टोटल प्रेशर की बात करूं तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज। महत्वपूर्ण बात है, लिख लीजिए जरा जल्दी से सभी लोग। चलिए तो चर्चा बढ़ाते हैं आगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि पीडीएफ शेयर हो जाएगी आपके साथ टेलीग्राम पे और ऑरस डिजिटल ऐप पे। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर की। मैंने इस स्लाइड पे जितने जितने प्रेशर के वेरिएशंस हैं जिन पे अच्छे सवाल बनते हैं जेडबलई में, वो सभी आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं वन बाय वन इन सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम प्रेशर वेरिएशन की बात करें तो एक सिस्टम बनता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब बॉडी या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। अब यहां पे दो केसेस आते हैं। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है कुछ इस तरीके से, एक पाइप है, एक ट्यूब है जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे उन सब पे लगेगा सेम प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इन तीनों ही पॉइंट्स का प्रेशर सेम है। यदि हम बात करें प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ या डेप्थ के साथ कितना होता है, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने फोर्सेस बैलेंस किए हैं, और यहां से प्रेशर की इक्वेशन आपके सामने आती है पीए इक्वल टू पीबी प्लस रो जी एच। मतलब कि एक्सेस ज्यादा प्रेशर कहां पे है? ऑब्वियस सी बात है, नीचे ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। और ये प्रेशर डिफरेंस कितना है? पीए माइनस पीबी, ये है रो जी एच। ये क्या कहलाता है? ये है प्रेशर वेरिएशन विद हाइट। किस सिचुएशन में? जब बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है? जी है, मतलब फ्रेम हमारी एक्सेलरेटेड नहीं है, वो या तो रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब दूसरा केस आपके सामने आता है जब आप लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएं, यानी जब सिचुएशन में स्यूडो फोर्स हमको इंक्लूड करना पड़ जाए। तो यहां 3 प्रकार के केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही हो। इमेजिन करो एक कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ है, आप उसको यदि आगे बढ़ाते हो तो धीरे धीरे वो पानी पीछे सरकेगा। एक टैंकर है जिसके अंदर पानी है, आप एक ग्लास ले लीजिए और उसको तेज रफ्तार में आगे बढ़ाइए, तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है पानी की वो ऐसे 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 करके तिरछी होगी। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कुछ ऐसी होना चाहेगी। यदि आपने बॉडी को आगे बढ़ाया तो ये ऐसी होगी सरफेस, हाँ या ना? अब ये कितना टिल्ट होगी, क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा रिलेशन हो सकता है कि आपने कंटेनर को ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया।
तीसरा वेरिएशन हो सकता है कि आपने एक कंटेनर को गोल गोल घुमाया, अगर हम लोग एक कटोरी में पानी लेके उसको घुमा दें तो पानी रेडियली बाहर निकलने का प्रयास करता है। अब आइए वन बाय वन सारे केसेस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं उस केस की बात कर रहा हूं जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। भैया अगर आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आप इमेजिन करो कि ये एक शेप आपने इमेजिन किया, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। आप लोग यहां पे कहोगे कि जितना फोर्स इस तरफ से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरी तरफ से भी लग रहा है। क्यों सर? क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी ए साइड का फोर्स और बी साइड का फोर्स बराबर है। फोर्स को आप लिखते हैं प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू ए, P2 इंटू ए, एरिया से एरिया कट गया और जो रिलेशन अभी अभी आपने बताया था वो प्रूव हो गया। बोल जरा हाँ या ना, अरे बोल जरा हाँ या ना, ये बात समझ में आती है क्या? अगली बात पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल सिस्टम में क्या समझ में आया कि जितने भी पॉइंट हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे हैं उन पे प्रेशर होगा सेम यदि फ्लूइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात, वर्टिकल प्लेन की अगर हम चर्चा करें तो वर्टिकल प्लेन में ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। जितनी भी सरफेसेस एयर से एक्सपोज्ड हैं, पानी और हवा की जो सरफेस है खुली है, मतलब वहां पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये प्रेशर मैंने लिख दिया पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को भी लिख दिया पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हाइट h है, तो यदि मैं C की बात करूं, B की बात करूं या बात करूं A की, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर होने वाला है P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच। तो टोटल प्रेशर A का, B का और C का आपस में बराबर है और ये बन चुका है P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। बोल जरा बात समझ में आती है क्या? दूसरी सिचुएशन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जब आपकी फ्रेम में हो एक्सेलरेशन, ये एक कंटेनर है जिसको कि आपने आगे धक्का दे दिया और जो आगे एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। इस सिचुएशन में पानी पीछे जाएगा, हाँ सर बिल्कुल जाएगा। अब यदि हम इसके इक्विलिब्रियम की चर्चा करें तो थोड़ा सा सोचो इसमें क्या हो रहा है। यहां पे मैं आपको एक फंडा देता हूं, सुनना। जितने भी पॉइंट एयर वाटर इंटरफेस पे हैं, मतलब जितने भी पॉइंट इस फ्री सरफेस पे हैं, उन सब पे प्रेशर लगेगा बराबर। जितने पॉइंट फ्री सरफेस पे हैं उन सब पे प्रेशर लगेगा बराबर, सिंपल सी बात। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात बताई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, कुछ नाम भी इनका दे देते हैं। आइए इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, और ये मैंने ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। सो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यदि मैं ए पॉइंट की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का प्रेशर बन जाएगा पी नॉट, ओपन सरफेस है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज पी नॉट, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज ऑल्सो पी नॉट। पी नॉट लिख देता हूं, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज ऑल्सो पी नॉट। ओपन सरफेस का प्रेशर पी नॉट। जी हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही बात है। तो पी ए कितना बन गया? पी नॉट प्लस रो जी एच ए। पीबी कितना बन गया? पी नॉट प्लस रो जी एच बी। पी नॉट प्लस रो जी एच ए, पी नॉट प्लस रो जी एच बी। हाँ या ना? और आपने पीए माइनस पीबी जब किया, ये दोनों तरफ पी नॉट भी ऐड कर दो ओपन सरफेस का। ठीक है, दोनों तरफ पी नॉट भी ऐड कर दिया, वो वैसे भी कट जाएगा जब माइनस करेंगे। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसल आउट हो गए और इक्वेशन बची रो जी एच ए माइनस एच बी। डेल्टा पी इक्वल टू रो जी डेल्टा एच, डेल्टा एच इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस। टेन थीटा को लिख सकते हो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एल, जो कि मैंने सामने लिख दिया है। अब यदि ये बॉडी आगे बढ़ रही है तो एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, और एक्सेलरेशन है तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर एम ए, यानी न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दी हमने। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स को लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया, मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इनटू लेंथ, एरिया एरिया काट दिया। एरिया कैंसल आउट करने के बाद यहां जो इक्वेशन बच रही है उसको देखो। डेल्टा पी को लिख दिया रो जी डेल्टा एच, रो से रो कट गया, डेल्टा एच बाई एल को टेन थीटा लिख दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। इसको लिखिए, जरा जल्दी लिखिए, महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, शानदार बात है ये, बहुत प्यारी बात है, इसको अच्छे से लिखो। अच्छा डिस्कशन था ये और काफी इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का। आना चाहिए आपको ये सब करना, सिर्फ फाइनल रिजल्ट रट लेना काफी नहीं है।
चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। Here we go। अब देखो अगला केस आपके सामने आ रहा है कि आपने अभी हमने कितने केसेस देखे? हाँ, अभी हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सेलरेटेड सिस्टम देख लिया। एक्सेलरेशन वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब बात करते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन की। मतलब आपके पास एक कंटेनर रखा हुआ है और उस कंटेनर को आपने ऊपर एक्सेलरेट कर दिया या नीचे एक्सेलरेट कर दिया। अंतर कुछ नहीं आएगा, डेल्टा पी को आप रो जी एच लिखोगे, अंतर सिर्फ जी में आएगा। आपको पता है कि जब आप बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट करते हो तो जी इफेक्टिव बन जाता है जी प्लस ए, और जब बॉडी नीचे एक्सेलरेशन से आती है तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए बन जाता है। तो ऊपर वाले केसेस में आप लिखोगे जी प्लस ए, नीचे वाले केसेस में आप लिखोगे जी माइनस ए, ठीक है। सिर्फ इतना सा चेंज है। रोटेटिंग फ्लूइड, वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन, सबसे प्यारे सवाल इस पे बनते हैं भाई, आनंद आ जाता है इसके सवालों में। और अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में तो कुछ बहुत ही बढ़िया सवाल इसमें फ्रेम हो सकते हैं। जेडबलई मेन में बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुमाते, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं बहुत प्यारे सवाल बनाने की। तो इसको समझते हैं हम लोग, और किस तरीके से प्रेशर लिखा जाता है किसी भी इंटरफेस पे, वो मैं आपको सिखाता हूं। हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग फ्लूइड की। जैसे मान लो ये फ्लूइड है, आपने इसको गोल घुमा दिया, ये बाहर निकलना शुरू हुआ है, इसका ऐसा कुछ कर्वेचर जैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब इस कर्वेचर पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। पहली बात, यदि कोई बॉडी गोल घूम रही है तो उस पर लगता है सेंट्रीपीटल फोर्स, और अगर आप उस फ्रेम पे बैठ जाओ तो सिंपल से एनालिसिस सूडो हम लगाएंगे पीछे सेंट्रीफ्यूगल, जो कि बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने। दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है mg, जो कि है नीचे की डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट फोर्स किसी एंगल पे है जिसको मैंने लिख दिया थीटा। तो टेन थीटा बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एम जी। टेन थीटा को लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, और जब आप इसको dx को यहां भेजोगे और इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। कितना बन गया y आपका? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने इस पे स्टार बना दिया। फिर से बता रहा हूं क्या किया। एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम जी नीचे, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डीएक्स को आपने यहां भेजा, ये आ गया डीएक्स, और इंटीग्रेट किया तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू यहां आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, ये है वाई। वाई कहां है? ये है वाई। और x कहां है? ये है x। अब सुनो, अब खेल सुनो, अब आएगा मजा। यदि मैं C पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहूं, सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान ले आए यहां पे। यदि मैं C पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहूं, यदि मैं कहूं कि मैं C पॉइंट पे जाके खड़ा हो चुका हूं और इसका प्रेशर मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रेशर इज पीबी प्लस रो जी एच, एच मतलब वाई, पीबी प्लस रो जी वाई, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कितनी हाइट है? मेरे ऊपर वाई हाइट है। मेरे ऊपर कितनी हाइट है? वाई हाइट है, और यहां पे जो प्रेशर है वो पीबी है। पीबी कितना होगा? पीबी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए कितना होगा? वो भी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक आप फ्री सरफेस पे खड़े हो, जब तक आप इंटरफेस पे खड़े हो, ये पानी और हवा वाली जो लेयर है इस पे खड़े हो, तो वहां पे भाई प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। पानी और हवा जहां पे मिल रही है वहां पे प्रेशर सेम है, उस पूरी इंटरफेस पे प्रेशर सेम है। तो बी का प्रेशर ए के बराबर है। प्रेशर सी का आपने लिख दिया प्रेशर बी प्लस रो जी वाई। तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, इसको बना दिया अपने डब्बे में, बना के स्टार लगा दिया, ठीक है। वाई की वैल्यू उठा के रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण डिस्कशन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको कायदे से देख लेना, कायदे से लिख लेना। नोट्स डेफिनेटली पीडीएफ फॉर्म में शेयर हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ नोट्स डाउनलोड कर लेना काफी नहीं है, इसको बना के देखना, सारी चीजें जो मैंने आपको लिख के समझाई है उनको कर करके देखना, तब मजा आएगा आपको, तब आप अप्रिशिएट करोगे पूरे कंटेंट को। अब देखो, आपने क्या बताया भाई? आपने बताया कि प्रेशर का वेरिएशन हमको पता चल चुका है कि कितनी घूमने के कारण कितना हो रहा है, ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं उसके कारण कितना हो रहा है। अब मान लो कि ये फ्लूइड एक ट्यूब में कंटेन्ड है और इसको मैं घुमाने लग जाऊं, तो सीधी सी बात है ये बाहर निकलना चाहेगा,
सेम फंडा में वापस से लगा रहा हूं, एक एलिमेंट लेके x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं, रिलेशन पता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। लिखते कैसे हैं वो समझना। ए पॉइंट का प्रेशर अगर मैं बात करूं ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ओ पॉइंट के जो रोटेटिंग एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में, तो पी ए बन जाएगा पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी पी ए माइनस पी नॉट बन जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यदि मैं यहां पे बात करूं कि ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो सिंपल सी बात है, एक बार एल ए लो, एक बार एल बी लो और दोनों को माइनस कर दो तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, एल ए माइनस एल बी का होल स्क्वायर कर देते हैं जल्दबाजी में, ऐसा आपको नहीं करना है। लिख लो, काम का फॉर्मूला है, काम का डिस्कशन है। अब देखो प्रेशर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, यदि ये इंटरफेस है हवा पानी हवा पानी हवा पानी, जहां पे भी मिल रहे हैं तो इनके मिलने वाला जो पूरा लेयर है इस पर प्रेशर रहेगा सेम। तो मैं बात करूं ए की चाहे बात करूं बी की, दोनों पे ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर है। ठीक है, अब यदि मुझे सी पॉइंट का प्रेशर लिखना है सुनना, सी पॉइंट का प्रेशर लिखना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक वर्टिकल डायरेक्शन से लिखता हूं, जिसको कि मैं लिख दूंगा पी ए प्लस रो जी वाई। पी ए कितना है, पी नॉट है एटमॉस्फेरिक, प्लस रो जी वाई, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल की बात करूं, एक्स के अलोंग चलूं तो एक्स के अलोंग कितना एक्सेलरेशन है, जी तो नहीं है, फिर क्या है, ए है, तो मैं कौन सा एक्सेलरेशन लूंगा, ए का एक्सेलरेशन लूंगा, तो मैं लिख दूंगा पीसी इक्वल टू पीबी प्लस रो जी एक्स, और पीबी कितना है, पी नॉट है, पी ए पीबी दोनों पी नॉट है। तो ये रिलेशन ऐसे लिख सकते हो आप लोग। यहां से फिर से रिलेशन आपके सामने वही आएगा, मतलब इक्वेट कर दोगे जब, तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी आएगा, जो आपने अभी अभी देखा था कहां पे, यहां पे, ये आपने देखा था टेन थीटा बराबर ए बाई जी, रिलेशन फिर से वही आना है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा को आप रिलेट कर दोगे एक्स और वाई से, कुछ ऐसे। बढ़िया चीज है ना, प्यारी चीज है, जुड़ रहे हैं डॉट सारे, खेल रहे हो प्रेशर के साथ, खेल रहे हो इक्वेशंस के साथ, कितना बढ़िया एप्लीकेशन है यहाँ पे मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का। तो चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब यदि आप इस बॉडी को गोल घुमा रहे हो तो फिर वही बात, आपने घुमाया, ये इंटरफेस बनी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये x और ये y, यदि मैं सी पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहूं तो सी पॉइंट का प्रेशर बन जाएगा प्रेशर ऑफ पॉइंट बी प्लस रो जी वाई। ठीक है, अब ये कैसा फ्लूइड है, ये एक्सेलरेटेड, लीनियर एक्सेलरेशन तो नहीं है, घुमा रहे हो बॉडी को, तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन से प्रेशर की टर्म आएगी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कहां पे, समझना, जरा ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं सी के प्रेशर की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन के कारण बन जाएगा पीबी, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी वाई, कुछ नया नहीं है इसमें, ये लिख दी मैंने, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं सी का प्रेशर ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा पीसी बराबर पी ए प्लस ये वाला प्रेशर, और ये कितना है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, घूमने के कारण। आई इक्वेशन लिखना, समझ पड़ी। तो चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, काफी प्यारी बातें अभी तक आपने देखी हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। फ्लूइड की डेफिनेशन से स्टार्ट करी, यूनिट्स की बात करी हमने, प्रेशर की बात करी, टाइप्स ऑफ प्रेशर देखे, उसके जितने वेरिएशन बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस में ही वो आपको मैथमेटिक्स में घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। पहली बात के जितने भी पॉइंट एट सेम पॉइंट इन अ फ्लूइड, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। एक पॉइंट की अगर बात करें तो हर डायरेक्शन का जो प्रेशर है, चाहे वो P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, चाहे P4 हो, हर डायरेक्शन का प्रेशर बराबर होने वाला है। दूसरी बात, force acting on a fluid in equilibrium have to be perpendicular to the surface because they cannot sustain the shear stress। ये महत्वपूर्ण बात है, ये जो फोर्सेस लगा रहा है फ्लूइड, वो परपेंडिकुलर होना जरूरी क्यों है, क्योंकि यदि वो परपेंडिकुलर ना होके किसी एंगल पे हुए तो एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा और वो शियर जनरेट करेगा, और फ्लूइड इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी, पानी इमेजिन करो, पानी पे जरा सा फूक मारो पानी बह जाता है, उसका डिस्टर्ब हो जाता है शेप। तो टेंजेंशियल फोर्स या परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी फोर्स वो विथस्टैंड नहीं कर सकता, कौन, फ्लूइड। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड
अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट इन एवरी डायरेक्शन। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहा है पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ कह रहा है कि एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में, देखिए हम लोग बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल का मतलब होता है जो इनकॉम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। इनकॉम्प्रेसिबल तो होते ही हैं लिक्विड्स काफी हद तक, नॉन विस्कस लिक्विड, एग्जैक्टली नॉन विस्कस लिक्विड पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वही बात है कि ये आइडियल वाला फंडा हाइपोथेटिकल है। हम बात कर रहे हैं पास्कल्स लॉ की। वो कहता है कि अगर आपने फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे कोई प्रेशर का चेंज दिया है तो वो हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा बिना कम हुए, बिना चेंज हुए, बिना किसी चेंज के बराबर बराबर हर डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट होगा। बस इस बात को हम यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया F1, यहां से फोर्स मिल रहा है F2। F1 को लिख दोगे P1 इंटू A1, F2 को लिख दोगे P2 इंटू A2। हमें पता है कि प्रेशर बराबर है, तो आप लोगों ने यहां से लिख दिया P1 P2, डिवाइड कर दो, कट गया। तो रिलेशन आया F1 बाई F2 बराबर A1 बाई A2। मतलब कितनी प्यारी बात है कि एरिया वेरी करके एक साइड का फोर्स आप लोग वेरी कर सकते हो। मतलब एक तरफ पे आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, एरिया आप लोगों ने चेंज कर दी है, दूसरी तरफ आपको 1000 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो सकता है सिर्फ एरिया के वेरिएशन से। क्यों? क्योंकि प्रेशर ट्रांसमिशन सेम रहने वाला है, अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होगा प्रेशर। अगली बात, अब ये काफी सारे सवाल इस पे आते हैं, ये हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर में आपने क्या किया भैया, आपने इसमें भर दिए कुछ फ्लूइड्स, ठीक है, कुछ लिक्विड्स इसमें डले हुए। सबसे पहली बात कि जो ओपन सरफेसेस हैं, हवा, पानी या कोई भी लिक्विड, हवा और पानी, हवा और कोई भी लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड एटमॉस्फेयर से ओपन है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है। तो यहां जो प्रेशर लग रहा है और यहां जो प्रेशर लग रहा है, ये दोनों ही प्रेशर होने वाले हैं सेम। और कितने होने वाले हैं? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाले हैं। यदि हम बात करें इस पॉइंट के प्रेशर की, ठीक है, सुनना जरा, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट है? H1 हाइट है। इस पॉइंट के ऊपर H1 हाइट, इस पॉइंट के ऊपर H2 हाइट। इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाला प्रेशर बराबर P नॉट प्लस रो जी H1, ये वाला प्रेशर बराबर P नॉट प्लस जो भी इसका रो है इंटू जी इंटू H2। ठीक है, तो ये बन गया P नॉट प्लस रो वन जी H1, P नॉट प्लस रो टू जी H2। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? क्या ये बात समझ में आती है सभी को? हाँ या ना? डन है? क्या किया हम लोगों ने? प्रेशर बैलेंस कर दिए। पी नॉट वैसे भी कट जाएंगे दोनों तरफ से, उसका लोड ज्यादा लेना नहीं। तो यहाँ पे से आप लोगों ने एक बात बता दी कि रो1 H1 बराबर रो2 H2, यानी रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। बस इसी का एक्सपेरिमेंट है, टॉरिसली एक्सपेरिमेंट। क्यों काम में आता है भैया ये? बैरोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पे बेस्ड है ये? इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एनी लिक्विड कैन बी यूज्ड टू फिल बैरोमीटर, बट मर्क्यूरी इज द सब्सटेंस ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। मर्क्यूरी की डेंसिटी के कारण हमने उसको यूज किया है, और यहां से हमारा कैलकुलेशन निकलता है और प्रेशर की हम लोग वैल्यू निकालते हैं 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ाते हैं चर्चा आगे फ्लूइड फ्लो की तरफ। अभी तक हम बात कर रहे थे फ्लूइड स्टैटिक्स की, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला फ्लूइड। अब हम बात कर रहे हैं डायनामिक फ्लूइड, मूविंग फ्लूइड। कंडीशंस ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो। पहली बात, fluid is incompressible, which means density of fluid remains constant with respect to time as well as with respect to position। क्या कह दिया हम लोगों ने? हमने कहा कि भैया फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो रहा है कि पाइप पानी में आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते समय उसकी डेंसिटी बढ़ गई या घट गई। जितना एक पाइप में पानी जाते समय जो डेंसिटी थी, निकलते टाइम भी वही रहने वाली है। फ्लूइड इज नॉन विस्कस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया आइडियल फ्लूइड के बारे में। It means that there is no dissipative force between two layers. Fluid flow is irrotational, which means angular velocity of all the particle is zero। देखो irrotational का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो कि एक बॉल को मैंने पानी में रख दिया, ये बॉल ऐसी तैरती हुई जा रही है ना? अब ये बॉल आगे जरूर बढ़ रही है, ये बॉल आगे जरूर बढ़ रही है कुछ ऐसे, ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं 3 पॉइंट बना दूं A, B और C,
तो ये पॉइंट एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाले हैं जैसे मैं बना रहा हूं। अगर ये ABC, सुनना मेरी बात, अगर ये ABC कुछ ऐसा हो गया आगे जाके कि A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, तो ये रोटेशनल फ्लूइड, ये इरोटेशनल फ्लो नहीं बचा। इसमें रोटेशन हो गया ना, घूम गई बॉडी। दिस इज इरोटेशनल फ्लो, दिस इज रोटेशनल फ्लो। आई होप कि चित्र से बात समझ में आ गई होगी। फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी और स्ट्रीमलाइंड। अब ये है स्ट्रीमलाइंस, ये है स्ट्रीमलाइंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन की, थोड़ा ध्यान से सुनना। इफ ड्यूरिंग द फ्लो velocity and density of the fluid remain constant with respect to time for any given point, then the flow is called steady flow. ये पढ़ के बच्चों को लगता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, गलत बात है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल आ रहा है उसकी जितनी वेलोसिटी थी वो निकल गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन अब दूसरा पार्टिकल जो यहां पे आएगा उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये निकला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और आगे जाके इसकी स्पीड 15 हो गई। अब इसके पीछे वाला पार्टिकल जब आया यहाँ पे, पिछले वाला जब यहां से गुजरा तो 10 थी उसकी स्पीड, ये दूसरा आ रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आई बात? जितने पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से निकलेंगे उन सब की वेलोसिटी होगी सेम। आगे जब वो पहुंचेंगे किसी दूसरे पॉइंट पे, वहां पे भी उनकी होगी सेम। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी सेम है, दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं। समझदार बच्चा इस बात को कैच कर लेगा, तो थोड़ा फोकस बना के बातों को सुनते रहना। फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इफ ड्यूरिंग द फ्लो वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट with respect to time for any given point, then the flow is called steady flow. I hope that the point is clear. Although density and velocity may vary with respect to position, but they must be constant with respect to time in the steady flow. अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक जगह पे सेम रहेगी, एक टाइम पे सबकी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। स्ट्रीमलाइन, these are the curves drawn into space tangent to which at any point gives the direction of velocity at that point. अब वही बता रहा है कि भाई इस पॉइंट पे आपने बता दी वेलोसिटी v1, इस पॉइंट की बता दी v2। डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन at any given point is proportional to their magnitude of velocity। मतलब अगर मैं बात करूं इस रीजन की, यहाँ पे क्राउडेड ज्यादा है, तो v3 is greater than v1 greater than v2। चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रही है, सारी छोटी छोटी चर्चाएं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चर्चा आ रही है मास फ्लो रेट की। मास फ्लो रेट का मतलब समझना। मास फ्लो रेट का मतलब होता है कि किसी पाइप से, किसी ट्यूब से यदि पानी निकल रहा है तो पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है, इसमें से पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है, मास पर यूनिट टाइम। मास को आप लोग लिख देंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ अपॉन टाइम बन गई वेलोसिटी, तो एम डॉट बन गया रो ए बी। रो यानी कि डेंसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, ये है मास फ्लो रेट। ठीक है, और यदि हम बात करें वॉल्यूम फ्लो रेट की तो वो सिंपली बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम को आप लिख दोगे एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम बन जाएगी वेलोसिटी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बन जाएगा एवी। रेनॉल्ड नंबर नीट के सिलेबस से डिलीटेड है, जेडब्ल्यू मेन के सिलेबस में है। इनर्शियल इज टू विस्कस फोर्स का रेशो रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। सारी बातें आपके सामने हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी। चलिए
बढ़ जाएंगे। ओके, सो हियर वी गो। अगली चर्चा आपके सामने आ रही है फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की अगर हम बात करें। देखो बात समझना, यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है भैया। यहाँ पे चर्चा चल रही है एक ऑब्जेक्ट को पानी में डालने की। अब यदि आपने ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो पहली चीज वो क्या करेगा, वो अपनी जगह बनाएगा पानी के भीतर और वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पानी का पानी जो निकला है, उसके सरफेस में जितना पानी है वो उस पर लगाएगा एक प्रेशर। और बायंट फोर्स जो है इसी प्रेशर का इफेक्ट है। बायंट फोर्स और कुछ नहीं है। बाइंड फोर्स सिर्फ इस लगने वाले प्रेशर का, पानी के द्वारा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले प्रेशर का इफेक्ट है, जिसको कि एक पर्टिकुलर फोर्स के तरीके से हम लोग समझते हैं, जो बाइंड फोर्स है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि आपने एक लिक्विड में डाल दिया। अब ये लिक्विड के अंदर इतना इतना फिल्ड है, इतना इतना लिक्विड के भीतर है, ठीक है। ये देखो जरा इसके सामने ये। अब यहाँ पे आर्किमिडीज भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डाला है तो वो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे लगाएगा एक फोर्स, जिसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, जिसको कि हम अप थ्रस्ट कहते हैं, जिसको कि हम बायंट फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बराबर होगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। मतलब जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, उतना ही फोर्स ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। तो ये बन गई बायंट फोर्स की डेफिनेशन। बायंट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बायंट फोर्स क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर। प्रेशर के कारण ही जनरेट होने वाला फोर्स है ये, ठीक है। इसको आपने लिख दिया वेट के बराबर। अब वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी। मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे रहने दो। अब देखो वॉल्यूम कौन सा है भैया, वॉल्यूम है इमर्स्ड वॉल्यूम। ध्यान से देखना, इमर्स्ड वॉल्यूम। इमर्स्ड मतलब कि कितना उसके अंदर है। अगर अभी आधा अंदर है तो मैं आधा ही वॉल्यूम लूंगा, ठीक है। इमर्स्ड वॉल्यूम, है ना। ठीक है। हाँ, डेंसिटी किसकी है, बाइंड फोर्स आपने लिखा रो इंटू जी इंटू वी, यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसको आपने लिख दिया मास ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी। मास ऑफ द लिक्विड कितना बन गया, इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी भैया, लिक्विड की इंटू जी। बस यहीं पे यही बात ध्यान रखनी है आपको, बाकी तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लिख दिया आप लोगों ने, बढ़िया। एक बात और याद रखना, यदि इसी में मैं वेरिएशन करने लगूं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे या एक्सेलरेशन में ले आऊं, तो यहाँ पे जो जी बन जाएगा वो बन जाएगा जी इफेक्टिव। जी इज गोइंग टू बी जी इफेक्टिव। अब यहाँ पे से आपने लिख दिया वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। वेट को आपने कितना लिख दिया, वेट को आपने लिख दिया एम जी, और अपथ्रस्ट को आपने लिख दिया बायंट फोर्स। एम जी को आपने लिख दिया रो सॉलिड इंटू वी इंटू जी इक्वल टू रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। तो यहां से एक रेशो आपके सामने आ गया है डेंसिटीज का और इमर्स्ड वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम का। और यहां से आप बात कर सकते हो कि किस केस में बॉडी डूबेगी, किस केस में बॉडी तैरेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्स पूछे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम इमर्स्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये बन गया। तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, इफ रो एस इज लेस देन रो एल, यानी डेंसिटी सॉलिड की अगर लिक्विड से कम है, तो कुछ फ्रैक्शन बॉडी का अंदर होगा और बाकी फ्रैक्शन जो है उस सरफेस के ऊपर होगा। यदि रो एस बराबर रो एल है, द होल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इमर्स्ड इन द लिक्विड। अगर रो एस बराबर रो एल है, whole of the rigid body will be immersed in the liquid, hence the body remains floating in the liquid wherever it is left। मतलब अगर डेंसिटी बराबर है तो जहां ले जाके छोड़ दोगे वहीं पे टिका रह जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड। अब ये फॉर्मूला ध्यान देना, सुनना ध्यान से। जैसे ही आपने बॉडी को पानी में डाला, आपको पता है कि भाई इसके ऊपर लगा एक अपथ्रस्ट, जिसके कारण बॉडी का वेट थोड़ा कम हुआ। तो मान लेते हैं कि बॉडी यहां है, बॉडी के ऊपर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है बायंट फोर्स। और अब यदि आप लोग इसका वेट मेजर करेंगे पानी के भीतर,
तो ये बनने वाला है एपेरेंट वेट, जो बन जाएगा एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट, जो बन जाएगा एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, वैल्यूज आपने उठा के रख दी। यहां से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय द डिक्रीज इन वेट इन वाटर। तो या जो भी लिक्विड की आप बात कर रहे हो, मतलब वेट इन एयर डिवाइडेड बाय चेंज इन वेट, या कितना वेट कम हुआ है उस पर्टिकुलर लिक्विड में। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं। ठीक, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। देखो बायएंड फोर्स के बारे में अभी मैंने ये एक बात तो बता दी थी, अभी ही क्लियर कर दी थी कि अगर आप लोग बॉडी को ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करने लगो तो यहाँ पे जो जी आएगा वो जी इफेक्टिव आएगा, मतलब बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो ये बन जाएगा जी माइनस ए, और अगर बॉडी नीचे, सॉरी जी प्लस ए, और अगर नीचे आ रही है तो जी माइनस ए। ठीक, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बर्नौली थ्योरम। बर्नौली से हर 2-3 साल में एक अच्छा सवाल पूछा जाता है, और बर्नौली थ्योरम is nothing but the energy conservation in the case of a fluid flow। आपके पास एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, दोनों में हाइट का डिफरेंस है, वेलोसिटीज का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है। आप किस तरीके से इक्वेट करोगे, आइए समझते हैं इक्वेशंस को। बर्नौली इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी, इररोटेशनल। आई रिपीट, इनकॉम्प्रेसिबल कंप्रेस नहीं हो सकता, विस्कस नहीं है, स्टेडी फ्लो है, और इररोटेशनल है मतलब घूम नहीं रहा। एवरी पॉइंट इन आइडियल फ्लूइड इज एसोसिएटेड विद 3 काइंड ऑफ एनर्जी। किसी भी आइडियल फ्लूइड की बात करो तो उसके फ्लो में 3 प्रकार की एनर्जीज होती हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। पहली है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, तो ये बन गया हाफ रो वी स्क्वायर। क्या बन गया ये? हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो ये बन जाएगा रो जी एच। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या चीज है सर, समझते हैं। If P is the pressure on area A of the liquid and the liquid moves through the distance L, due to this pressure, then the pressure energy is nothing but the work done। work done को लिख दिया force into displacement, और इसको आपने लिख दिया force को pressure into area into displacement, यानी एक्सप्रेशन बन गया P डेल्टा V, जो कि हम लोगों को मालूम है W इक्वल टू PV। तो यहां से प्रेशर एनर्जी आई PV, और अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो ये वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा और PV डिवाइडेड बाय V बन जाएगा सिर्फ P। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, और इन तीनों का सम किसी भी सेगमेंट पे रहता है कांस्टेंट, यानी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रहता है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो एक तरफ से पानी अगर किसी पाइप में एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, मास कंजर्वेशन कभी वॉयलेट नहीं हो सकता। पर सेकेंड जितना मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड उतना ही मास निकलेगा। मास फ्लो रेट एट इनलेट बराबर मास फ्लो रेट एट आउटलेट, यानी मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास एग्जिट पर यूनिट टाइम। रो वन ए वन वी वन बराबर रो टू ए टू वी टू। साइड हट रहा हूं, ले लो स्क्रीनशॉट जरा जल्दी से। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। Here we go। बर्नौली के दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और दूसरा वेंचुरीमीटर। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने एक होल कर दिया, होल से पानी बाहर निकला, टोटल हाइट कंटेनर की कैपिटल एच है और फ्री सरफेस से हाइट स्मॉल एच है। ठीक है, यदि हम बात करें कि कितनी स्पीड से ये बाहर निकलेगा, सो दिस इज रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच। कैसे निकालते हैं, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दो,
प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज का सम बराबर कर दो। यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि भैया ये वाली एरिया और ये वाला एरिया जो है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी जिस वेलोसिटी से ये कम होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ ना, a1 v1 बराबर a2 v2, एक तरफ का एरिया बहुत बड़ा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम, तो ये बड़े धीमे 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 खाली होगा, बहुत नेग्लिजिबली खाली होगा। ठीक, वेलोसिटी आती है √2gh। यदि हम टाइम की बात करें तो इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक गिरने में, कितनी हाइट है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो √2h/g, h को लेंगे h माइनस h डिवाइडेड बाय g, दिस इज टाइम। ठीक है, रेंज बन जाती है स्पीड इनटू टाइम, तो ये आपने लगा दिया स्पीड इनटू टाइम। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हो g से g कैंसल आउट हो जाता है, ये आता है √2h ब्रैकेट में h माइनस h। आर मैक्स की अगर मैं बात करूं तो आर मैक्स की कंडीशन बन जाएगी वो पॉइंट जहां पे के डी आर बाई डी एच 0 है, एच के साथ वेरिएशन देख रहे हैं ना। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दो। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया और आपको पता चला कि भैया स्मॉल h बराबर h/2, सिर्फ इतने को डिफरेंशिएट कर दो, ये वेरिएबल है ना, h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, एच माइनस एच स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट किया छोटे h के रिस्पेक्ट में, h माइनस 2h इक्वल टू 0, स्मॉल h बराबर h/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक और महत्वपूर्ण बात, कितना समय लगेगा टैंक को खाली होने में, सेगमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं हम लोग इसको 0 से t, और ओवर द लेंथ जो भी इसकी जहां से जहां तक का आपको खाली करना है, तो दिस इज कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इंटू √2h डिवाइडेड बाय g, ये है एरियाज। ठीक है, बड़ा ए बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा ए छोटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आता है वेंचुरी मीटर। इसका सिस्टम देखो जरा, वेलोसिटी v1 एंटर हो रही है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, ये एरिया a1 है, ये एरिया a2 है। अब ये जो हाइट है इतनी, ये एडिशनल हाइट है दोनों सेगमेंट्स की, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर की मैं बात करूंगा वो इतनी टोटल हाइट के कारण है, और यहाँ पे इतनी बची हुई हाइट के कारण मैं बना देता हूं दिस एंड दिस, तो हाइट डिफरेंस कितना है, स्मॉल h। ठीक है, P1 को क्या लिख दूंगा मैं, मतलब यहाँ की अगर मैं इक्वेशन लिखूं बर्नौली की, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1 v1 बराबर a2 v2, सॉल्व करो, रिलेशन आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, v1 बराबर √2gh ब्रैकेट में a1 बाई a2 स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको निकालना है यहां से रेट ऑफ फ्लो, तो आप लिख दोगे a1 इंटू v1, इसमें a1 मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉर्टेड है। ठीक है, चलिए अगली चर्चा कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की। बेसिकली सरफेस एनर्जी क्या है, क्या चीज होती है समझना। जैसे मान लो कि ये मैंने एक सिस्टम बनाया, क्या किया, एक तार लिया और यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दिया है ना, एक तार लिया, तार होता है ना, तार वायर, और एक स्लाइडर लगा दिया, इसको मैंने एक सोप सोल्यूशन में डिप किया और निकाला। जब डिप करके मैंने निकाला तो यहाँ पे बन गया है सोप की एक फिल्म। अब यदि मैं इसको धीरे 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 आगे बढ़ाता हूं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रेच हो जाएगा, कितना स्ट्रेच कर दिया आपने इसको, एक्स अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया, तो इसको स्ट्रेच करने में करना पड़ेगा वर्क, और वो वर्क कितना होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कितनी सरफेसेज है, दो सरफेसेज है, आगे वाली और पीछे वाली। इसलिए हमने कह दिया कि भैया यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, सरफेस टेंशन के द्वारा। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी है, एल आगे की एल पीछे की, इसलिए 12 बन गई। तो यहां से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मैंने कितना लिख दिया, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मैंने लिख दिया T टाइम्स ऑफ 12। बोल जरा जल्दी हाँ या ना, बोल जरा जल्दी हाँ या ना। अब अगर मेरे पास फोर्स आ चुका है तो मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूं कि थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, F टाइम्स ऑफ dx करना पड़ेगा। F को मैंने क्या लिख दिया, T इंटू 2L टाइम्स ऑफ dx। बोल जरा जल्दी हाँ या ना। ठीक है, अब देख जरा TL इंटू डी एक्स, अब ये है dx, समझना जरा, ये है L और पीछे की L, तो तुझको नहीं लगता कि L इंटू एक्स जो है ये एरिया बन गया, और पीछे का भी L इंटू एक्स, तो 2L इंटू एक्स जो है ये टोटल एरिया है, एरिया है आगे पीछे का मिला के एरिया है, हाँ या ना। 2L इंटू एक्स जो है दिस इज नथिंग बट द आगे का एरिया इंटू पीछे का एरिया, तो ये 12 इंटू एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 12 इंटू एक्स को मैंने लिख दिया एरिया। तो वर्क डन कितना बन जाएगा, DW बन जाएगा T इंटू ए।
ठीक है, ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन, वर्क डन का एक्सप्रेशन बन गया T इंटू ए, ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक, डन 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 डन। एक और महत्वपूर्ण बात, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, याद रखना बड़ा ड्रॉपलेट ये रहा, ये बिग, ये छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में अगर टूट रहा है तो क्या कॉमन रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम कॉमन रहेगा। 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई इंटू छोटा आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेडियस में रिलेशन मिल गया। अब यहां से आप निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, कैसे निकालोगे, 4 पाई इंटू एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखना वर्क डन का। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ा देते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ बबल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बबल क्या होता है और ड्रॉप क्या होता है। अब ये मैंने आपके सामने बनाया बबल, बबल में क्या होता है भाई, बबल में होती है अंदर की सरफेस खाली, यानी अंदर एयर है, ये रहा लिक्विड और ये रही बाहर एयर। मतलब यहाँ पे एयर लिक्विड और लिक्विड एयर की दो इंटरफेस है, अंदर वाली और बाहर वाली। और वहीं अगर हम लोग बात करें बबल की, तो बबल में लिक्विड और बाहर एयर, अंदर लिक्विड और बाहर एयर, ये रहा लिक्विड और ये रही बाहर एयर। ये अंतर है बबल और ड्रॉप, सॉरी मैंने अभी बबल कह दिया ना शायद, बबल और ड्रॉप का। ठीक है, क्या अंतर है, क्या अंतर है भैया, नंबर ऑफ सरफेसेस का। आइए अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगर हम बात करें बबल के भीतर, तो एक सोप बबल है, ये रहा सोप बबल। सोप बबल के लिए हम कह रहे हैं कि कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, लेट पी बी द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड पी ए बी द प्रेशर आउटसाइड। तो एडिशनल प्रेशर यानी एक्सेस प्रेशर हो गया P माइनस पी ए। इमेजिन इफ द बबल इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, कंसीडर वन ऑफ इट्स हाफ। फोर्स को हम लिख देंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सुनना जरा ध्यान से, फोर्स को हम लिख देंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इधर का 2 पाई आर, इधर का 2 पाई आर, तो ये बन जाएगी T टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 पाई आर। ये बन गई इक्वेशन और इसको मैंने डाल दिया डब्बे में, ये बन गई इक्वेशन, इसको मैंने डाल दिया डब्बे में। यहां से आपको मिल चुका है फोर्स, यहां से आपको मिल चुका है फोर्स। एक्सेस प्रेशर आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, फोर्स बन जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया, तो ये आपने लिख दिया एफ बराबर एक्सेस प्रेशर इंटू इसका एरिया। बहुत बढ़िया, तो यहां से एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन आपके सामने आया 40 डिवाइडेड बाई आर, किसके लिए, किसके लिए आएगी 40 डिवाइडेड बाई आर, किसके लिए आया, ये आया बबल के लिए। बबल के लिए क्यों आया 40 बाई आर, क्योंकि दो सरफेसेस। अब यही अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप में सिर्फ एक चेंज आएगा, और वो क्या होगा कि इसकी दो सरफेसेस के बदले एक सरफेस है, तो ये वाला 2 हट जाएगा, ये वाला 2 हट जाएगा, मतलब एक्सेस प्रेशर आएगा 2T डिवाइडेड बाई आर। ये अंतर है बबल और ड्रॉप का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई इनसाइड अ बबल, इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड, एयर बबल अगर लिक्विड में है, लिक्विड के अंदर एयर बबल, तो यहाँ पे भी सरफेस कितनी है, आप तो ये देखो सिर्फ एक ही सरफेस है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा 4T बाई 2T, 2T, तो एक्सप्रेशन आपने लिख दिया 2T डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, डन है। अच्छा, और सरफेस ज्यादा कहां पे होगा, कॉनकेव साइड, यानी अगर मैं P1 P2 की बात करूं तो P1 का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू P2। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, हमें पता है कोई भी लिक्विड जब किसी सरफेस के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ टच में होती है, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड होती है, एक पर्टिकुलर एंगल पे घूमी हुई होती है, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। कांटेक्ट एंगल की बात करें तो द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कांटेक्ट विद अनदर मीडियम is in general curved. The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface is known as the angle of contact। मतलब अगर अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सरफेस, और यहाँ देखो जरा, ये बन गई सॉलिड सरफेस, तो ये टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वेटिंग लिक्विड्स के लिए ये लेस देन 90 होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड्स के लिए ग्रेटर देन 90 होता है। मतलब पानी की बात करूं तो लेस देन 90, मर्क्यूरी की बात करूं तो ग्रेटर देन 90।
आइडियल लिक्विड के लिए बिल्कुल सीधा 90 होता है, जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एग्जैक्ट 90 तो किसी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा होता क्यों, आपने सोचा कि ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये सॉलिड सरफेस है और ये लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लग रहा है कौन सा फोर्स लगता है? एडेसिव फोर्स। और ये एडेसिव फोर्स जो है, ये पानी पानी के बीच के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा डोमिनेंट है। इस वजह से सरफेस, सॉलिड सरफेस लिक्विड को अपने पास खींच रही है, जिस वजह से ऐसा शेप बनता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन कैपिलरिटी में हम लोग देखते हैं, और ये है कैपिलरी एक्शन आपके सामने। ये जैसे ही आप एक पतली सी, बिल्कुल थ्रेड लाइक, हेयर लाइक थिकनेस की ट्यूब डालते हो पानी के अंदर, पानी कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ने लगता है। और ई कब तक चढ़ेगा? जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता। और इक्विलिब्रियम पे कितनी हाइट होती है? 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, ठीक है। हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और कॉस थीटा के, यानी कि वापस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है थीटा के, क्योंकि कॉस का फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात है। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, एक बार फिर से साइड हट रहा हूं, महत्वपूर्ण चर्चा है भाई। चलिए जी, चर्चा बढ़ा देते हैं आगे। एंड हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। विस्कोसिटी, एक और बढ़िया डिस्कशन। क्या होती है विस्कोसिटी? फ्लूइड फ्रिक्शन होता है भैया विस्कोसिटी, दो लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स कहलाता है विस्कस, कहलाती है विस्कोसिटी। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, दो लेयर्स के बीच में लगता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, काम की बात क्या है? वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि रेशो होता है शियर स्ट्रेस इज टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, डेटा जब आप रखते हो आपको एक्सप्रेशन मिलता है शियर स्ट्रेस एफ अपॉन ए, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बन जाएगा du बाई डी वाई, du बाई डी वाई। यही वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है। तो ईटा का फॉर्मूला यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। एफ का फॉर्मूला ईटा ए डी यू बाई डी वाई। यहीं से मैं टाउ का फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, एफ अपॉन ए, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस टाउ, वो बन जाएगा ईटा डी यू बाई डी वाई। यूनिट्स की बात करें, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि डेकापॉइस कहते हैं। सीजीएस यूनिट डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि पॉइस कहते हैं। 1 डेकापॉइस बराबर 10 पॉइस, ठीक है। अब देखिए, ये जो पूरा डिस्कशन था, हाँ एक चीज और बची हुई है, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्कशन। इसके बाद में आगे की बात बताऊंगा जो कह रहा था। स्टोक्स लॉ ये आपको देता है विस्कस फोर्स की वैल्यू। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक विस्कस मीडियम में ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है विस्कस फोर्स, दैट मींस एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, और फॉर्मूला आता है -6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। अब होता क्या है कि ये नीचे गिरना शुरू हो रहा है, आपने बोला कि फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके, एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके ऐसा होगा कि नीचे लगने वाला जो आपका फोर्स है, जो कि mg का फोर्स है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, देखो पहले mg डोमिनेंट था, समझना जरा बात को, विस्कस फोर्स कम लग रहा था, विस्कस फोर्स बढ़ा, बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर लिमिट पे विस्कस फोर्स बराबर हो गया mg के। अब इस पॉइंट पे आने के बाद बॉडी ने अटेन कर ली एक कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया 0, और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, ये वेलोसिटी बन चुकी है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। mg माइनस पीछे लगने वाला फोर्स, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, जो भी लग रहा है, बराबर ma। फाइनल वेलोसिटी आप लोग याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वेयर g डिवाइडेड बाय ईटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ेगा कि बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड इसने अटेन कर ली। Applications: velocity of raindrop is very small in comparison to the velocity of body falling freely from the height of cloud. Descending by parachute with lesser velocity, वहां पे भी टर्मिनल वेलोसिटी वाला ही फंडा यूज होता है। Determination of electronic charge with the help of Millikan experiment. चलिए
अब यहां पे हमने कवर किए हैं सभी कॉन्सेप्ट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के। कल ऑरस डिजिटल ऐप के ऊपर हम लोग करेंगे कुछ बेहतरीन वाले सवालों की लाइव प्रैक्टिस। तो सभी लोग ऑरस डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे ब्रह्मा जेडबल क्रैश कोर्स के जो फ्री कोर्स है उसमें चले जाएं, वहां पे पूरी नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी। डीपीपी नोट्स सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर हो जाती है। डाउट्स आप लोग लाइव पूछ सकते हैं कम्युनिटी में। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।